नमस्कार साथियों। हर रोज़ की तरह हमारा आज का टॉपिक है हस्तकला और लोक कला। रोजाना के हमारे नए नए टॉपिक होते हैं और हर टॉपिक के संपूर्ण तरीके से सभी क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक आपका CAT, CET और रीट और आपका LDC और भी PTT, BSTC बहुत सारी परीक्षाओं में उपयोगी होने वाला है दोस्तों। हस्तकला और लोक कला ये राजस्थान की हैं और इनमें आपको देखना है किस प्रकार से मैंने इस वीडियो को बनाया है। चलिए दोस्तों देखते हैं। राजसिकों की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 3 जून 1961 को राजसिकों की स्थापना हुई थी। 3 जून 1961 जो है इसे आपको बार बार अभ्यास में लाना है जिससे कि आपको ये स्थायी हो जाए। 3 जून 1961 को राजसिकों की स्थापना हुई थी दोस्तों। 3 जून 1961 को। तो आपको इस तरीके से ये याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति। तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति क्या थी? यहाँ भारत की औद्योगिक नीति के बारे में पूछा है, वो भी प्रथम औद्योगिक नीति। तो 1948 में भारत की प्रथम औद्योगिक नीति थी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी? तो 1948 में जारी हुई थी भारत की प्रथम औद्योगिक नीति। दोस्तों भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, आप किसी भी क्वेश्चन को यदि लंबे समय तक स्थायी करना चाहते हो तो उसे बार बार अभ्यास में लाओ, तो वो आपके लिए हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है आपके मस्तिष्क में और वो हमेशा याद रहता है आपके लिए। यही है बस एक याद करने की ट्रिक। अभ्यास जरूरी है दोस्तों। तो राजसिकों की स्थापना हुई थी 3 जून 1961 को और भारत की प्रथम औद्योगिक नीति थी 1948 में जारी हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति। यहाँ पर ये मिस्टेक है। राजस्थान की जो यहाँ राजस्थान की है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति और भारत की प्रथम औद्योगिक नीति ये कब जारी हुई थी? तो राजस्थान की हुई थी 24 जून 1978 को। 24 जून 1978 को और ये रहा इसका 24 जून 1978। 24 जून 1978 में भैरव सिंह शेखावत के द्वारा इसे जारी किया गया था। राजस्थान के प्रथम औद्योगिक नीति थी राजस्थान की। दोनों ही जो क्वेश्चन है आपके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, आप इन्हें याद में रख लीजिएगा। राजसी को भी कई बार पूछ लिया जाता है। राजस्थान का जो लघु उद्योग विकास जो निगम है उसके लिए है 3 जून 1961 में जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। इसका कार्यालय कहाँ है दोस्तों? जयपुर में है। अगले प्रश्न देखते हैं। हस्तकला का तीर्थ जयपुर को कहा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं। हस्तकला का केंद्र बोरानाड़ा जोधपुर को कहा जाता है। हस्तकला का केंद्र कहाँ है? बोरानाड़ा जोधपुर में। और हस्तकला का तीर्थ क्या है? जयपुर। हस्तकला का तीर्थ जयपुर कहलाता है और हस्तकला का केंद्र बोरानाड़ा जोधपुर कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। और इस प्रकार हस्तकला की आत्मा या हृदय क्या कहलाता है? तो मीनाकारी कला है जो हस्तकला की आत्मा या हृदय कहलाती है। मीनाकारी कला हस्तकला की आत्मा या मीनाकारी क्या कहलाती है? उसकी हृदय कहलाता है। राजस्थान सरकार के द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं को विपणन करती है। यहाँ पर विपणन है। विपणन अर्थात किस नाम से करती है? राजस्थान सरकार हस्त निर्मित वस्तुओं का विपणन करती है तो किस नाम से करती है? तो राजस्थानी सॉरी दिस रॉन्ग है। राजस्थली किस नाम से? राजस्थली के नाम से करती है। राजस्थली के नाम से किस नाम से करती है दोस्तों? राजस्थली के नाम से करती है। इस प्रश्न में मिस्टेक है तो सही आंसर इसका राजस्थली होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? ये याद रखने योग्य प्रश्न है। ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ब्लू पोट्री राजस्थान के जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में ब्लू पोट्री।
आगे चलते हैं। पीली ओढ़नी किस अवसर पर ओढ़ी जाती है? पीली जो ओढ़नी है वो किस अवसर पर ओढ़ी जाती है दोस्तों? तो ये जलवा या कुआं पूजन की जो वेशभूषा है, पीली ओढ़नी उसी है, यानी कि जलवा या जो कुआं पूजन होता है उस अवसर पर दोस्तों पीली ओढ़नी ओढ़ी जाती है। आगे देखिएगा, ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहते हैं? ब्लू पोट्री का जादूगर या जनक किसे कहते हैं? ब्लू पोट्री का जादूगर या जनक किसे कहते हैं? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री का जनक या जादूगर कहते हैं दोस्तों। इनका जन्म हुआ था मऊ गांव सीकर में 1922 में। मऊ गांव है, महू गांव, और सीकर में इनका जन्म हुआ है 1922 में। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री का जादूगर या जनक कहलाता है। किस पोट्री को रईस पोट्री भी कहते हैं? किस पोट्री को रईस पोट्री भी कहते हैं? तो दोस्तों ब्लू पोट्री को ही रईस पोट्री भी कहते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है, याद रखने योग्य है आपके लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। ब्लू पोट्री का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्लू पोट्री का प्रारंभिक नाम क्या था? दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिससे कि मेरा मन भी उत्साहित हो और आगे चलकर मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो की तैयारी कर सकूं और आपको बेहतरीन वीडियो में हर बार दे सकूं। तो दोस्तों अपने दोस्तों के लिए इसे शेयर भी कर दीजिएगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके लिए एक सैल्यूट है मेरे तरफ से, यदि आप ऐसा करते हैं तो, क्योंकि मैं भी अगली वीडियो के लिए आपका तहे दिल से स्वागत करूंगा। हाँ तो दोस्तों देखिएगा, ब्लू पोट्री का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ब्लू पोट्री का प्रारंभिक नाम क्या था? मृणमय कला। ब्लू पोट्री का प्रारंभिक नाम था मृणमय कला। प्रश्न किस प्रकार है? ब्लू पोट्री का प्रारंभिक नाम पूछा है, प्रारंभिक नाम मृणमय कला है। आइए आगे देखते हैं। केसरिया रंग की ओढ़नी कब ओढ़ी जाती है? केसरिया रंग की ओढ़नी कब ओढ़ी जाती है? तो केसरिया रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है दोस्तों लड़के के जन्म पर। लड़की के जन्म पर गुलाबी रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। लड़की के जन्म पर गुलाबी और लड़के के जन्म पर केसरिया रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है दोस्तों। आगे देखते हैं। कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कागजी पोट्री प्रसिद्ध है अलवर की। कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कागजी पोट्री जो है कला वो अलवर की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ब्लैक पोट्री है ये कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। गोल्डन पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो गोल्डन पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है। गोल्डन पोट्री है बीकानेर की, ब्लैक पोट्री है कोटा की और कागजी पोट्री है अलवर की और ब्लू पोट्री है जयपुर की। ब्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर की है दोस्तों। मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मीनाकारी कला भी बीकानेर की, मीनाकारी कला जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है मीनाकारी? मीनाकारी जयपुर के प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थित है? मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थित है? सीतापुरा जयपुर में। तो आंसर में क्या होगा? सीतापुरा जयपुर। आगे देखिए दोस्तों, मीनाकारी का प्रमुख कलाकार कौन है? तो मीनाकारी का जो प्रमुख कलाकार है वो कौन है दोस्तों, ये बताना है। तो मीनाकारी का जो प्रमुख कलाकार है वो कुदरत सिंह है। 1988 में इन्हें स्वयं को 1988 में इन्हें क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार मिला था। 1988 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री मिला। और मुन्ना लाल, जिसे गुरुचरण के नाम से जानते हैं, ये भी इनका मीनाकारी का कार्य करने वाला प्रमुख कलाकार है। तो मीनाकारी के प्रमुख कलाकारों में कुदरत सिंह, जिसे 1988 ईस्वी में दोस्तों पद्मश्री मिला है, और मुन्ना लाल, जिसे गुरुचरण सिंह भी कहते हैं, मीनाकारी के प्रमुख कलाकार हैं। मुरादाबादी या कच्ची मीनाकारी किसे कहा जाता है?
तो मुरादाबादी या कच्ची मीनाकारी का मतलब पीतल के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य, जो कि सर्वाधिक कहाँ होता है, अलवर में होता है। मुरादाबादी या कच्ची मीनाकारी कहलाती है पीतल के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य, आभूषणों पर रंग भराई का कार्य जो सबसे अधिक अलवर में होता है। अगला क्वेश्चन है पक्की मीनाकारी या तारकशी कला किसे कहते हैं दोस्तों? पक्की मीनाकारी या तारकशी कला, चांदी के आभूषणों पर रंगाई भराई का कार्य किया जाता है, उसे पक्की मीनाकारी या तारकशी कला कहा जाता है। चांदी के आभूषणों पर रंगाई या भराई का कार्य नाथद्वारा राजसमंद में और रैनवाल जयपुर में सर्वाधिक होता है। नाथद्वारा राजसमंद में और रैनवाल जयपुर में सर्वाधिक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। जो तांबे पर जो मीनाकारी होती है वो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और सोने पर मीनाकारी दोस्तों प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़, तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा। मुन्नवती या उस्ता कला क्या कहलाती है? मुन्नवती या उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। मुन्नवती या उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। मुन्नवती या उस्ता कला किसके लिए प्रसिद्ध है? मुन्नवती या उस्ता कला प्रसिद्ध है ऊंट की खाल अथवा उसके बालों पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन के लिए। मुन्नवती या उस्ता कला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंट की खाल अथवा बाल पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन मुन्नवती या उस्ता कला कहलाती है, जो बीकानेर में होती है। उस्ता कला का प्रमुख कलाकार तथा वर्तमान कलाकार कौन है? प्रमुख कलाकार है हिसामुद्दीन, 1946 में पद्मश्री से नवाजा गया है। वर्तमान कलाकार हनीफ उस्ता और जालिम उस्ता हैं। वर्तमान कलाकार किसके? उस्ता कला के। उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर की है। तो यहाँ पर क्या है, हिसामुद्दीन 1946 में हिसामुद्दीन प्रमुख कलाकार था उस्ता कला का, जिसे 1946 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और वर्तमान कलाकार में हनीफ उस्ता और जालिम उस्ता हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो ये है बीकानेर में, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। बीकानेर में है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रख लीजिएगा। माथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? इसे लिख सकते हैं, माथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये देख लीजिए। तो माथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है दोस्तों माथेरन कला बीकानेर की। तो बीकानेर किसी भी, इसमें क्या है, माथेरन कला का मतलब है किसी भी धार्मिक अथवा पौराणिक स्थल पर, किसी भी धार्मिक अथवा पौराणिक स्थल पर धार्मिक अथवा पौराणिक ग्रंथों का भित्ति चित्रण करना ही माथेरन कला कहलाती है। माथेरन कला के प्रमुख उस्ताद हैं तो रामलाल, मुन्नालाल और हसन माथेरन कला में उस्ताद कहलाते हैं। रामलाल, मुन्नालाल और हसन, रामलाल, मुन्नालाल और हसन माथेरन कला के क्या हैं? उस्ताद हैं। आगे देखिए, बंदेज किसे कहते हैं? बंदेज कहते हैं कपड़े को बांधकर रंगना ही बंदेज कहलाता है। कपड़े को बांध करके रंगना क्या कहलाता है? बंदेज। बंदेज का पहला प्रमाण हर्षचरित ग्रंथ में मिला है। हर्षचरित ग्रंथ में मिला है, ये इम्पोर्टेंट है। किस ग्रंथ में मिला है? बंदेज के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो बंदेज के कार्य के लिए क्या प्रसिद्ध है? शेखावाटी, जयपुर और सुजानगढ़ चूरू, ये से बंदेज के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी, जयपुर और सुजानगढ़ चूरू। मोर व इमली का बंदेज, मोर व इमली का बंदेज अलंकरण कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। ये ध्यान में रखने योग्य हैं। दोनों ही प्रश्न बड़े ही गजब के हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों। मोर व इमली का बंदेज अलंकरण सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। आगे देखिए दोस्तों, बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में है।
शिकार अलंकरण का बंदेज बूंदी और कोटा का है। सब बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में है। शिकार अलंकरण का बंदेज बूंदी कोटा का है। आगे देखिए, बंदेज का प्रमुख कलाकार तैयब खान जोधपुर से है, जो 2001 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री मिला है बंदेज के कार्य को जोधपुर से, इसलिए जोधपुर में ही बंदेज की क्या है, सबसे बड़ी मंडी भी है, ध्यान रखने योग्य। शिकार अलंकरण का बंदेज बूंदी कोटा का है। मोर व इमली का बंदेज सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। बंदेज का प्रमुख कलाकार तैयब खान है, जो जोधपुर से है। 2001 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है दोस्तों। आगे देखिए, लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, तो लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। समुद्री रंग का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, ये भी जयपुर का प्रसिद्ध है। समुद्री रंग का लहरिया भी जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। पचरंगी लहरिया प्रसिद्ध है जयपुर का, पचरंगी लहरिया भी जयपुर का प्रसिद्ध है। आगे देखिए, फिर सतरंगी लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, तो सतरंगी लहरिया दोस्तों सुजानगढ़ चूरू का प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट, यह आपको मिलान के माध्यम से आ सकते हैं दोस्तों। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, तो ऑप्शन में मिलान के लिए इन्हें लाया जा सकता है, प्रश्न मिलान से बनेगा। इन्हें आपको बड़े ही ध्यान से और गौर से याद करना है दोस्तों। मैंने इन्हें बड़े अच्छे तरीके से आपको निकाल करके यहाँ दिया है। स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को पुश करके आप इन्हें देख सकते हैं। लहरिया प्रसिद्ध है जयपुर का, समुद्री रंग का लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। पचरंगी लहरिया भी जयपुर का प्रसिद्ध है, लेकिन सतरंगी लहरिया सुजानगढ़ चूरू का प्रसिद्ध है। आगे देखिए, मोती लहरिया सीकर में सर्वाधिक महंगा भी है। ये मोती लहरिया है, जो मोतियों के मोती लगा करके जिसका निर्माण किया जाता है, सबसे अधिक मोतियों को लगाया जाता है इसमें, इसीलिए सर्वाधिक महंगा भी है और ये सीकर में मिलता है दोस्तों। सीकर का ही प्रसिद्ध है। एक मोठड़ा है, मोठड़ा जो जयपुर का प्रसिद्ध जोधपुर का प्रसिद्ध है। मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे देखिए, विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, तो विवाह के अवसर पर मोठड़ा पगड़ी पहनी जाती है, जो कहाँ के प्रसिद्ध है, जोधपुर की। कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों, जोधपुर की प्रसिद्ध है। आगे देखिए, दशहरे के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे बधील कहते हैं, और दीपावली के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे आढ़ा कहते हैं, और होली के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है वो फूल पत्ती वाली पगड़ी होती है, फूल पत्ती पगड़ी होती है। और इसके बाद श्रावण मास में जो पगड़ी होती है लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है। इस प्रकार पचरंगी साफा को पावरा कहते हैं, पावरा कहलाता है। पचरंगी साफा क्या कहलाता है, पावरा कहलाता है। पचरंगी साफा पावरा कहलाता है। चीड़ का पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो चीड़ का पोमचा शेखावाटी क्षेत्र झुंझुनू का प्रसिद्ध है। पाटौदा का लुगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों पाटौदा का लुगड़ा झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़ का पाटौदा लुगड़ा प्रसिद्ध है। पाटौदा का लुगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो झुंझुनू जिले के